चलो, तो कल हमने क्या पढ़ लिया था? हमने चतुर्भुज के दो प्रकार देख लिए थे डिटेल में। अभी तीसरा है क्या? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो चैप्टर है ना वो पूरा समांतर चतुर्भुज पे है। क्लियर? हम वैसे तो समझने वाले क्या, चतुर्भुजों को समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने चतुर्भुज, पहले बहुभुज देखा, फिर बहुभुज के अंदर चतुर्भुज आया, चतुर्भुज को फिर हमने पकड़ा, चतुर्भुज के बहुत से प्रकार देखे हमने, फिर उसमें से तीसरे समांतर चतुर्भुज पे आया अभी। और समांतर चतुर्भुज तुम्हारे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वही आएगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा। क्लियर? तो देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है। समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही होता है। क्या लिखा हुआ है? समांतर चतुर्भुज एक चतुर्भुज ही होता है। क्यों होता है चतुर्भुज? क्योंकि इसकी चार भुजाएं हैं, इसलिए उसको चतुर्भुज बोलते हैं। क्लियर? जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या, जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती है। याद रखना, जिसकी सम्मुख भुजा में क्या होती है? समांतर होती है। सम्मुख का मतलब सामने वाली भुजा। ए बी के सामने कौन है? बी सी, और बी सी के सामने कौन है? ए डी। इसी को बोलते हैं सम्मुख भुजा। और ये आपस में क्या होते हैं? समांतर होते हैं, ना कि बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, बराबर नहीं लिखा हुआ है, समांतर लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये चीज़ हो गया। देखो यहाँ पे एक आकृति है आपकी किताब में, ऐसे, फिर ऐसे। क्या ये समांतर चतुर्भुज है? नहीं है ये। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी ये दो भुजा को देखो, ये दो भुजा, ये आगे जाएंगे एक दूसरे को क्या कर देंगे? प्रतिच्छेदित, यानी काट देंगे। और इन दोनों देखो, ये आगे जाके एक दूसरे को काट देंगे, प्रतिच्छेदित कर देंगे। इनको अगर हम आगे लेके जाएं और इनको आगे लेके जाएं तो यहाँ पर जाके बाद में काट देंगे, और इनको भी। तो ये क्या है? ये आपका समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे? प्रतिच्छेदित हो जाएंगे। इसके सम्मुख भुजा क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए। समांतर समझाया था ना? समांतर का मतलब क्या? जैसे ये दोनों क्या है? समांतर है। क्यों? क्योंकि ये इस दिशा में तो ये भी इस दिशा में है। क्लियर? अब अगर मैंने थोड़ा सा इसको ऐसे चेंज कर दिया तो अब ये दोनों समांतर नहीं है, क्योंकि ये दोनों आगे जाके कट जाएंगे। ये दोनों आगे जाके ऐसे कट जाएंगे, इसलिए समांतर नहीं है। समांतर में याद रखना है एक ही दिशा। क्लियर? समांतर और समान में फ़र्क है। समान का मतलब देखो, जैसे इनकी दोनों की हाइट क्या है? सेम है, इसलिए क्या है? समांतर है। क्लियर? अब जैसे अगर आप मुझे ये पेन दोगे तो ये देखो, इनकी हाइट अगर देखोगे तो थोड़ी सी बड़ी है पेन की ना, तो ये दोनों समांतर तो है क्योंकि एक ही दिशा में है, बट समान नहीं है क्योंकि थोड़ी सी इसकी हाइट बड़ी हुई है। क्लियर? ये चीज़ है। तो समांतर ये चीज़ है। अब देखो, एक जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके कुछ गुण होते हैं। मतलब क्या? गुण का मतलब क्या? कि कुछ उसके मतलब फीचर्स होते हैं। ठीक है? तो उसके पहला फीचर्स क्या है? जैसे आप यहाँ पे देखो, ये तो पता ही आपको कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है? और पहला गुण इसका क्या है? पहला गुण कि AD समांतर है BC और AB समांतर है DC के। ये चीज़ मैंने बताया कि AD समांतर है BC के, AB समांतर है DC के। ये तो पहला गुण है। दूसरा गुण क्या? AD बराबर भी है BC के। AD BC के बराबर भी है, मतलब समझ रहे हो? अब जैसे अगर इसका 5 होगा तो इसका भी 5 सेंटीमीटर होगा, इसका 10 सेंटीमीटर होगा तो इसका भी 10 सेंटीमीटर। ये बोल रहा है कि AD BC के बराबर है और AB BC के बराबर है। तो कभी भी तुमको समांतर चतुर्भुज आ जाए तो याद रखना कि उसकी जो दोनों सम्मुख भुजाएं हैं वो आपस में समांतर भी है और बराबर भी है। ठीक है? ये आपका एक गुण है, उसमें बोर्ड किताब में लिखा हुआ है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। क्या? कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख जो भुजाएं हैं वो बराबर माप की होती हैं। वो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके यहाँ पे। ठीक है? फिर उसके बाद सेकेंड इसका जो है थर्ड, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कोण A बराबर है कोण C के और कोण B बराबर है कोण D के। कौन सा कोण? कोण A। कोण A कहाँ है? ये रहा। किसके बराबर है? कोण C के। मतलब अगर इसका 60 डिग्री होगा तो इसका भी 60 डिग्री, इसका 50 डिग्री तो इसका भी 50 डिग्री। याद रखना। तो इसका माप इस माप के बराबर है, याद रखना। और BD का माप, BD का कोण का माप कोण B जो है वो D कोण के बराबर है। अगर ये 30 होगा तो ये भी 30। ठीक है?
ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, याद रखना, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है, और ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब इस पर से गुण है, कौन सा आपकी किताब में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण किसे बोलेंगे, जो आमने सामने की है, इस सब मैं यहाँ पे समझाऊंगा ही, क्लियर। जो आमने सामने के कोण होते हैं ना, इसके सामने ये नहीं, इसके सामने ये, ठीक है, तो इसे बोलते हैं सम्मुख कोण बोलते हैं, क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। और फिर चौथा क्या है, ये याद रखना, यहाँ पे मैंने विकर्ण आपको बताया था, विकर्ण क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जब हम जोड़ते हैं, एक बिंदु से इसको भी हम जोड़ सकते थे, बट ये तो भुजा बन गई है ना, पता था ना। विकर्ण कैसे बनता है, इस वाले बिंदु से मैं इसको छोड़ के इसके जो बगल में है उसको छोड़ के तीसरे वाले से मैं मिला दूँ अगर, तो क्या बन जाता है, विकर्ण, बताया था। और फिर इस बिंदु से मैं इसको छोड़ दूँ और इससे मिला दूँ, तो ये क्या हो गया, विकर्ण, क्लियर। बगल वाले बिंदु से नहीं जोड़ना है, इसके सामने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही विकर्ण बनी, एक ये विकर्ण और एक ये विकर्ण। तो ये विकर्ण जो बनी, इसका क्या खासियत है समांतर चतुर्भुज में, इसका खासियत बहुत है, क्या है, ये बोल रहा है कि ए ओ इसकी बात कर रहा है, ए ओ की बात कर रहा है, ए ओ बराबर होता है किसके, ओसी के, ओसी के बराबर होता है, मतलब समझ रहा हो, इसका जितना माप होगा वही इसका भी इतना माप होगा, याद रखना, क्लियर। फिर उस पर बी ओ कौन, बी ओ इसकी बात हो रही है, ओडी के बराबर है, ओडी के बराबर है, मतलब समझ रहे हो, इसका जो माप होगा वो इसके बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, क्लियर है। अगर ये 10 है, 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, अगर ये 15 है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होगा, याद रखना, क्लियर। चौथा ये गुण है, यानी फीचर से। चौथे गुण पे क्या लिखा हुआ है तुम्हारे किताब में, ये लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान रूप से द्विभाग में बांटते हैं। समद्विभाजित का मतलब समान रूप से दो भागों में बांटना, क्लियर। लिख लो आप कहीं पे, क्या कि समद्विभाजित का मतलब क्या होता है, समद्विभाजित, समद्विभाजित का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना, याद रखना, समान दो भागों में बांटना ही क्या होता है, समद्विभाजित होता है, क्लियर। तो ये आपको आपका यहाँ पे गुण दिया हुआ है, क्लियर, किसका, समांतर चतुर्भुज का, कि ए ओ ओ सी के बराबर है, बी ओ डी बराबर है। आप समान रूप से दो भागों में बांट दिया, इसको और इसको दो भागों में बांट दिया समान रूप से, क्लियर, ये चीज़ हो गया। और उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है अपनी किताब में, चलो एक और गुण है इसमें, बट मैं उससे पहले आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के अवयव ना, ये क्या है, देखो पहली चीज यहाँ पे लिखा हुआ है सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा। तो एडी के सामने कौन सी भुजा है, BC, ये लिखा हुआ है मैंने। और AB के सामने यानी सम्मुख भुजा कौन सी है, BC, यही बस मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब सामने का कोण, इस कोण के सामने ये कोण है और इस कोण के सामने ये कोण है, यही मैंने लिखा है। कोण A के सामने कोण C है, कोण B के सामने कोण D है, इसे बोलते हैं सम्मुख कोण। थर्ड, आसन्न भुजा। क्या, आसन्न भुजा क्या है, आसन्न भुजा मतलब देखो जैसे हम बोल सकते हैं बगल वाली जो भुजा है, या फिर आप इसको क्या समझ सकते हो, ये समझ सकते हो कि भाई एक भुजा की जो शुरुआती बिंदु है
और उसका जहाँ पे अंत हो रहा है, एक भुजा का जहाँ से शुरुआत बिंदु हो रहा है उसका जहाँ अंत हो रहा है, उसी अंत बिंदु से किसी और भुजा की भी आरंभ होती है, उसी को बोलते हैं आसन्न भुजा। क्या मैं बोल रहा हूँ, इस भुजा की शुरुआत हुई यहाँ से और यहाँ पे खत्म हुई, ए की शुरुआत हुई बी पे खत्म हुई, और बी से ही सी तक एक दूसरी भुजा तैयार हुई। यानी मैं बोल सकता हूँ ए बी और बी सी, ए बी और बी सी क्या है, आसन्न भुजा है। इसकी शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ से लेके यहाँ पे खत्म हुई, फिर यहीं से एक और भुजा की शुरुआत हुई, यहाँ पे खत्म हुई, तो ये जो भुजा है आसन्न भुजा है। क्लियर होगा। फिर उसके बाद और क्या है, ए बी बी सी आसन्न हो गया, बी सी सी डी ये भी क्या है, आसन्न है, और सी डी याद ध्यान दो, सी डी डी ए के क्या है, आसन्न है। क्लियर। भुजा कोण की बात करते हैं, आसन्न कोण। आसन्न कोण का मतलब क्या है, आसन्न कोण मतलब आप जैसे इसमें आप आसन्न कोण कैसे पहचानोगे कि एक ही भुजा के, एक ही कॉमन भुजा के ऊपर अगर दो कोण हैं, एक कॉमन भुजा है, दो कोण किसी एक कॉमन भुजा पे आ रहे हैं, दो कोण किसी एक कॉमन उभयनिष्ठ भुजा हो, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ भुजा के ऊपर आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, आसन्न कोण। तो यहाँ पे देखो ए बी जो है, इसमें दो कोण कौन से हैं, कोण ए और कोण बी। कोण ए और कोण बी किसी एक उभयनिष्ठ भुजा यानी कॉमन भुजा के ऊपर आ रहा है, किसके ऊपर, ए बी के। तो यहाँ पे क्या आएगा, आसन्न कोण में आएगा कोण ए और कोण बी। कोण ए और कोण बी यह आसन्न भुजा है, आसन्न कोण है, क्योंकि ये ए बी के ऊपर दोनों आ रहे हैं। ठीक है। फिर बी सी पे देखो ध्यान से, बी सी, इस बी सी पे कोण बी और कोण सी आ रहे हैं, इसलिए कोण बी और कोण सी भी क्या है, आसन्न कोण है। फिर डी सी को देखो ध्यान से, इसमें कोण डी और उसमें कोण सी आ रहे, इसलिए कोण डी, कोण सी और डी भी क्या हो गए, आसन्न कोण। फिर ए डी को ध्यान दो, ए डी पर दो कोण कौन से बन रहे हैं, कोण ए और कोण डी, तो ये हो गया कोण डी और कोण ए। क्लियर, आसन्न कोण है। तो यहाँ तक आपको मैंने आसन्न सम्मुख भुजा, सम्मुख कोण, आसन्न भुजा और आसन्न कोण समझा दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक गुणधर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको समझो, जो आपका पेज नंबर 27 पे है। क्या लिखा है यहाँ पे, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये क्या बोला इसने, आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या है पता है आपको, देखो समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। इसके बारे में आपने कभी सुना था, पूरक कोण और संपूरक कोण के बारे में सुना था कभी, नहीं? तो समझो, यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है। देखो दो है, एक है पूरक कोण और एक है संपूरक कोण। याद रखना, पूरक कोण उसे कहते हैं जिन दो कोणों का योग, याद रखना सुनना, जिन दो कोण का योग 90 के बराबर आ जाए। कितने, 90 के बराबर आ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पूरक कोण। और संपूरक कोण जिन दो कोणों का माप का योग 180 आ जाए, उसे क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। क्या, एक कोण है ये और एक कोण है ये जो कोण है, ध्यान सुनना, थोड़ा बड़ा बता देता हूँ। ये जो कोण है ये मान लो 40 डिग्री का है। ठीक है, ठीक है। इसको 40 बना देते हैं। ठीक है, और इसको बोल देते हैं 50। थोड़ा बड़ा है ना ये कोण कितना है, 50, और ये कोण कितना है, 40। अगर आपने कोण 1 प्लस कोण 2 को जोड़ा और अगर वो 90 के बराबर आ गया, तो उसे क्या बोलोगे आप, पूरक कोण। कोण ए 1 और कोण 2 को जब जोड़ा आपने, यानी 50 को
और 40 से जब आपने जोड़ा तो कितना आ गया 90। यानी ये दोनों कोण क्या है पूरक कोण है। क्या है पूरक कोण। फिर समपूरक पे आते, दो कोण जिसका माप 180 हो जाए। एक कोण है ये और एक कोण है मैं इसको देता हूँ कितना, इसको देता हूँ 120 दे दिया। ठीक है ये हो गया। और इसको मैं दे देता हूँ कितना पूरा इसको खोल देता हूँ। इसको दे दिया मैंने कितना कितना नहीं ये नहीं ये इसको मैंने दे दिया 60। क्लियर। अब देखो कोण एक जो है, इधर ध्यान दो, समझने में ज़्यादा ध्यान दिया करो ना। कोण एक और कोण दो को अगर हम जोड़ दे और अगर उन दोनों का माप कितना आ जाए 180 के बराबर आ जाए तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे समपूरक कोण कहलाएंगे। 120 प्लस 60 कितना हो गया, कितना हो गया 180 हो गया। समझ में आया। तो पूरक कोण ये होता है, संपूरक कोण ये होता है। इतना मैंने समझा दिया पूरक और संपूरक कोण। अब यहाँ पे जो दिया था गुणधर्म क्या बोला था कि समांतर जो चतुर्भुज होता है, समांतर जो चतुर्भुज होता है उसके आसन्न कोण, आसन्न कोण कौन कौन से होंगे। आसन्न कोण होगा, मैंने आप समझा ना, आसन्न कोण क्या बी सी आसन्न कोण होंगे, सी बी आसन्न कोण होंगे, बी ए आसन्न कोण होंगे, ए डी आसन्न कोण होंगे। इन्हीं को आसन्न कोण होते हैं जो बगल वाली है, यानी एक की भुजा के ऊपर आई हुई है। जो आसन्न कोण होते हैं वो पूरक लिखा है, सॉरी समपूरक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है समपूरक लिखा है। इसका मतलब क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुण, यहाँ पे लिख लो कहीं पे आप क्या कि गुण नंबर मैंने 4 तो लिखवा था ना, यहाँ पे 5वां लिख लो। ठीक है 5वां गुण कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण समपूरक होते हैं, समपूरक होते हैं। क्लियर। ये याद रखना, ये 5वां गुण है इसका। क्या है यहाँ पे ये जो है ये गुण नंबर मतलब इसके फीचर जो है ये 5वां है। क्लियर, ये याद रख लेना। अब इसको समझाते हैं क्या है, मैं वैसे मैंने बता दिया क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है हम दो समपूरक कोण लेते हैं, एक कोण लेते हैं डी और एक कोण लेते हैं सी ना, कोण डी और कोण सी, इन दोनों को लेंगे तो इसका कभी भी माप जो है कोण डी प्लस कोण सी का माप कितना होगा 180 के बराबर होगा। मतलब इसका जो कोण होगा और इसका जो कोण होगा इन दोनों को जोड़ दोगे तो आप क्या मिल जाएगा, आपको 180 के बराबर मिल जाएगा। ये यहाँ से हमको समझ में आता है। क्लियर। तो समांतर चतुर्भुज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर चीज़ें बता दी आपको कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुणधर्म क्या क्या चीज़ें होता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम क्या देखेंगे, एक उदाहरण लेते हैं। जो भी हमने समझा उस पर से एक उदाहरण लिया हमने कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप ज्ञात करना है। ये जो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ इसका परिमाप ज्ञात करना है। 7th क्लास में आपने परिमाप पढ़ा था कि परिमाप होता क्या है, किसी भी आकृति के किनारों, जितने किनारे हैं ना, जितने भुजाएं हैं उन सारे भुजाओं का जोड़, मतलब इसका 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 और इसका जोड़ ही क्या होता है परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो ध्यान से, परिमाप अगर मैं इसकी परिमाप बोलूँ तो परिमाप है ना सारे किनारों का जोड़। सिंपल सी बात, मतलब किसका, पी क्यू को जोड़ दो आप, क्यू आर को जोड़ दो आप, आर एस को जोड़ दो, एस टी को जोड़ दो। ये क्या होता है आपका परिमाप, कि जितने किनारे इसे ये और ये जोड़ दो सबको, क्या मिल जाएगा परिमाप। अब यहाँ पे देखो पी क्यू क्या दिया है 12, क्यू आर 7
आर एस और एस पी तो दिया ही नहीं, अब कैसे परिमाप निकालें? तो परिमाप निकालने के लिए गुण को याद करो, जो आपने पीछे गुण पढ़े। क्या मैंने बोला था याद करना है। हमने एक गुण पढ़ा है क्या, कि समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर माप के होते हैं। यानी कि ये बराबर होता है इसके और ये बराबर होता है इसके। यानी कि एस आर बराबर होते हैं किसके, पी क्यू के, ओके। और पी एस बराबर है किसके, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से नाम देता हूँ, मैंने जो इसमें लिया है क्या, पी क्यू बराबर है किसके, पी क्यू बराबर है एस आर के, किसके, एस आर या फिर आर एस लिख सकते हो, आर एस के बराबर है। और पी क्यू का मान कितना है 12, तो ऐसा आर एस का भी कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, याद रखना। ये अगर 12 है तो ये भी 12, ये 7 है तो ये भी 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हमको, क्यू आर का दिया है, क्यू आर बराबर है किसके, एस पी के, एस पी के। क्यू आर हमको दिया है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर, तो इसको तो 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर हो गया आपका। ये मुझे कैसे पता चला, गुण जो मैंने लिखवाया था ना इसके, किसके समांतर चतुर्भुज के, उसकी गुण से पता चला कि अच्छा अगर हमको ये दिया 7 और ये दिया 12, तो ये 7 तो ये भी 7, ये 12 तो ये भी 12, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था समांतर चतुर्भुज के जो क्या होते हैं सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर माप की होती हैं। क्लियर। अब इनको जोड़ दो, 12 12 24 हो गया, 24 हो गया और 7 7 14 हो गया, कितना हो गया 8 और 3, तो कितना हो गया 38 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये जो ये था परिमाप निकालने वाला। अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या समझेंगे, नेक्स्ट उदाहरण क्या है, आकृति BEST एक समांतर चतुर्भुज है, BEST एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें x y z के मान ज्ञात करने हमको। x y और z कहाँ कहाँ है, उठा लो नीचे से, देखो ये x है, ये y है और ये z है। इन कोणों के मान हमको ज्ञात करने, बड़ा ध्यान से समझो। बहुत तरीके से निकल सकते हैं, मतलब 2-3 तरीके से निकल सकता है। मैं पहले जो आपको पढ़ाया हूँ, जो चीज़ें मैंने आपको समझाया, उसी के आधार पे मैं कुछ क्वेश्चन मतलब इसके मान निकालूंगा, ठीक है। और फिर उसके एक और नया एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगा, ठीक है। देखो आंसर, सबसे पहले मुझे x चाहिए। पहले तो देखो मैंने जो गुणधर्म पढ़ाया था ना, उसको याद करो। कोणों से रिलेटेड, समांतर चतुर्भुज के कोणों से रिलेटेड मैंने कौन कौन से गुणधर्म बताए हैं, तो 2 बताए हैं। पहला, समांतर चतुर्भुज के कोण, सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, इसके सामने वाली कोण ये और इसके सामने वाली कोण ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये मैंने गुणधर्म पढ़ा है। और दूसरा मैंने गुणधर्म क्या पढ़ा है, कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण, कौन, आसन्न कोण। आसन्न कोण किसे कहते हैं, जो एक ही भुजा के ऊपर आने वाले जो 2 कोण होते हैं वो आसन्न कोण होते हैं। कि जो आसन्न कोण होते हैं वो क्या होते हैं, 180 होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान सुनना, कि एक ही रेखा पे जो 2 आसन्न कोण है इनके वो क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। समपूरक का मतलब क्या होता है, 180 मैंने बताया था। तो उसी से हमारे ये हल होगा। क्लियर। देखो सबसे पहले x का मान कैसे निकलेगा, x का मान तो सीधे ही पता चल गया क्या, कि x का मान होगा 100। कैसे भाई, ये कितना है, कोण B का मान 100, तो ये क्या है, इसका सम्मुख कोण है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, V का कोण B का क्या है, ये सम्मुख कोण है। इतना क्लियर हुआ, कोण B का क्या है, ये सम्मुख कोण है x। क्लियर। अब उसके बाद z का मान चाहिए हमको, तो z का मान निकालने के लिए वो आसन्न कोण जो मैंने बताया था ना, वो वाला इसमें गुणधर्म लगेगा। यानी कि ये जो कोण B है और कोण जो z है, इन दोनों का मान कितना होगा, 180 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सम क्या है, समपूरक कोण है।
क्लियर, ये लिखना पड़ेगा। कोण बी का मान कितना है 100, कोण जेड का मान हमको नहीं पता है, बराबर में 180। तो कोण जेड बराबर 180 माइनस 100, तो जेड बराबर आ गया 80। इतना क्लियर हुआ, समझ में आ गया कि x का मान हो गया 100, z का मान हो गया 80। अब आती बारी y की बारी। तो y कैसे करें? तो अगर आप थोड़ा सा याद करो, पिछले क्लासों में मैंने समझाया था जब मैं कोणों के बारे में बताया था, कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो एक ऐसा कोण मैंने बताया था कि देखो ये सब बताया था ना मैं, ये न्यून कोण है जो 90 से कम होता है, ये सम कोण है जो 90 के बराबर होता है, ये अधिक कोण है जो 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। फिर एक कोण ये मैंने बताया था जो ऐसे खुला ऐसे खुला ऐसे खुला और पूरा खुल गया, ये पूरा कितना होता है 180। क्या होता है ये 180। ऐसे कोणों को आप रैखिक युग्म कोण बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रैखिक युग्म कोण, जो 180 हो जाते हैं। यहाँ पे तुम बड़ा ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक रेखा ही तो है और एक यहाँ पे कोण बना है ना, तो ये पूरे का मान कितना होगा 180 होगा। समझ रहे हो? यही तो राइट है। यहाँ पे जो कितना बन रहा है पूरा 180। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? कोण y प्लस कोण z बराबर 180। तो ऐसा क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म कोण है। क्या है? रैखिक, या नाम याद रखेगा, रैखिक युग्मक कोण है ये। क्लियर? तो कोण y कितना होगा हमको नहीं पता, कोण z कितना है 80 और ये हो गया 180। तो कोण y बराबर 180 माइनस 80 कितना रहेगा? कोण y बराबर 100। ये तो हो गया जो मैंने आपको बताया था उस पर से। एक एक्स्ट्रा चीज़ बताता हूँ। क्या? तुम बड़ा ध्यान से देखो, x का मान कितना है, y का मान कितना है, यानी x का कोण जो है और y का कोण जो है कुछ ना कुछ तो संबंध होगा ना, जिससे हमको इतना ना करना पड़ेगा, डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो क्या संबंध है पता है? देख, इनके बीच में संबंध है संगत कोण का। किसका? संगत कोण। मैं एक नया चीज़ बता रहा हूँ, उसको याद कर लेना, लिख लेना कहीं पे। संगत कोण का क्या है? संगत कोण। देखो संगत कोण क्या होता है? नई चीज़ बता रहा हूँ आप, इसलिए इसको मैं बॉक्स में बता रहा हूँ। जैसे पूरक संपूरक होता है वैसे अब संगत कोण है। संगत कोण क्या होता है पता है? संगत कोण का मतलब जैसे अगर आप बोल सकते हो क्या कि एक जैसे दिखने वाले। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने एक लाइन खींची, यहाँ पे एक लाइन खींची और एक मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची। ठीक है, दो समांतर रेखा है। क्या है? दो समांतर रेखा है और उनको एक रेखा क्या कर रही? प्रतिच्छेदित कर रही, मतलब काट रही। तो यहाँ पे एक कोण बन रहा है और एक यहाँ पे कोण बन रहा है ना। ये दोनों एक जैसे दिख रहा है ना, दोनों एक ही दिशा में। ये भी इस दिशा में है ऐसे और ये भी इस दिशा में ऐसे। यानी यार इसका जो मान होगा वो इससे बराबर होगा कि नहीं होगा? इसी को बोलते हैं संगत कोण। अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी होता है डिटेल में। संगत कोण होता है, पूरक संपूरक कोण हो गया, ठीक है, और अंतः सम्मुख कोण, ऐसे बहुत से इसमें कोण होते हैं। बट अभी मैं शॉर्ट में आपको यही बता रहा हूँ, संगत कोण क्या होता है? जो एक जैसे दिख रहे हैं, एक ही दिशा में है। इस दिशा में जो कोण होगा वो इसके बराबर होगा ना, तो संगत कोण होंगे। और यहाँ पे जो कोण होगा और यहाँ पे जो कोण होगा वो भी संगत कोण होंगे ना, एक जैसे दिख रहे हैं। ऐसे इसमें भी क्या हो रहा है पता है? अगर आपको इतना काम नहीं करना है तो इसकी जगह पे आप संगत कोण का नियम लगा सकते हो। कैसे? यहाँ पे अगर मैं देखूँ बड़ा ध्यान से, तो मुझे कोण x और कोण y एक ही लाइन पे आए हुए दो इस तरफ के कोण है जो एक ही दिशा में, ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, दोनों सेम दिख रहे हैं। इसीलिए
आप ये ना करने के बजाय आप ये भी कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप सीधा बोल सकते हो कि कोण x बराबर होगा कोण y के, ऐसे बोलोगे सीधा। ये क्यों? यहाँ पे लिख दोगे आप संगत कोण। क्या लिखोगे? संगत कोण। तो क्या बोलोगे? x का मान कितना है? अगर इसका है 100 तो ये भी कितना होगा? अगर कोण x जो है वो 100 के बराबर है तो कोण y भी क्या होगा? कोण y बराबर, देखो वही आ गया कि कोण y बराबर 100। याद रखा इस चीज़ को। इन शॉर्ट बोले तो ये अगर देखो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते थे, ये 100 है, ये 100 है, तो ये सामने वाला क्या होगा? 100। ये 100 है तो ये सामने भी आप 100 बोलोगे इसको। क्यों? संगत कोण है। क्लियर? और अगर ये संगत कोण है और ये दोनों क्या थे? आसन्न कोण, जो मैंने बताया था क्या थे? पूरक, समपूरक होते हैं। ये तो आपने निकाल लिया था, ये 80, ये 100, ये 100, ये 100। ये है, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। क्या लिखा है? समांतर चतुर्भुज RING में यदि कोण R जो है, कोण R कितना है? 70 हो तो दूसरे सभी कोणों को ज्ञात करो। जो भी गुणधर्म है अगर आप भूल जाओगे तो आप नहीं कर पाओगे इसका आंसर। तो इसको जब मैं देख रहा हूँ, मुझे निकालना क्या है? मुझे बाकी सभी कोण निकालने, मतलब कोण G निकालना है, कोण N निकालना है, कोण I निकालना है, और मेरे पास सिर्फ 70 है। तो यार अगर देखो यहाँ पे लिखना आंसर, ठीक है, कोण R जो है हमको दिया हुआ है कितना? 70 दिया है। बाकी की सभी कोण कैसे निकालेंगे? इधर ध्यान दो, बाकी सभी कोण एक गुणधर्म है जो मुझे याद आ रहा है। क्या? सम्मुख कोण है। कौन सा? सम्मुख कोण। यानी कोण R जो है वो बराबर है कोण N के। पहला काम तो मुझे ये समझ में आया कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं किसके? समांतर चतुर्भुज के। नाम दे दिया समांतर चतुर्भुज। तो 70 ये, तो 70 ये भी होगा। क्या पे लिख दोगे? क्या? 70। तो कोण N बराबर होगा 70। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। क्या है? सम्मुख कोण था ये। क्लियर? तो कोण N तो बड़ा आसानी से निकल गया 70। अब निकालते कोण I को। कोण I कैसे निकलेगा? तो बड़ा ध्यान से सोचो, कोण R प्लस कोण I, ये दोनों का मान कितना होता है? 180 होता है। कोण R और कोण I जो है, R और I जो है, इन दोनों का जोड़ कर दे तो कितना होता है? 180। ये कौन सी गुणधर्म से मुझे याद आया? गुणधर्म ये हो जाता है क्या कि ये समपूरक कोण है। क्या है ये? समपूरक कोण है। वहां से मुझे याद आया क्या कि कोण R और कोण I क्या है? समपूरक कोण है। और समपूरक कोण में क्या होता था? 180 होता है। तो कोण R कितना है? 70। कोण I कितना है? नहीं पता हमको। और दोनों बराबर है किसके? 180 के। तो क्या होगा? कोण I बराबर होगा मेरा 110। कैसे? 180, 70 इधर लग गया, माइनस में हो गया, तो 180 में से 70 घटा दीजिए, कितना? 110 आया। अगर मेरा कोण I बराबर, अच्छा देखो ये 70 होगा, ये 70, तो ये भी 70, और ये निकला कितना? 110 निकला। ये बताओ कोण I जो है अगर वो निकला बराबर, कोण I जो है वो किसके बराबर होगा? कोण G के। क्योंकि ये कोण I का सम्मुख कोण कोण G है। कोण I का कोण सम्मुख G है, और ये कितना? 110। तो कोण G बराबर भी क्या होगा? 110 होगा। क्लियर? बड़ा इजी क्वेश्चन था, इस तरीके से होगा ये हल। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या बोल रहा है। HELP एक समांतर चतुर्भुज है, दिया है हमको। क्या दिया हुआ है? लंबाई सेंटीमीटर में है। याद रखना, इसकी जितनी भी लंबाई होगी वो सब सेंटीमीटर में है। OE बोलो तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है? 4 है। इसको मैं बोलता हूँ सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में सब है। OE मतलब ये। और HL PE से 5 अधिक है। HL जो है वो PE से 5 अधिक है। क्या है? 5 अधिक। तो जो HL है वो PE से 5 ज़्यादा है। यानी PE का मान अगर 8 होगा
पी का मान अगर 3 होगा तो उसमें 5 ज़्यादा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना 5 3 8 हो जाएगा। मतलब जो भी इसका मान होगा उसमें 5 और जोड़ देना तो तुमको HL का मान मिल जाएगा। तो सबसे पहले PE का मान निकालते हैं। तो कैसे निकालूंगा ये समझो, और कौन से गुणधर्म को मैं लगाऊंगा उन्हें याद रखना। तो मेरे दिमाग में एक गुणधर्म आ रहा है जो मैंने लिखवाया था, क्या ऐसा वाला कुछ लिखवाया था। यहाँ पे PO बराबर होगा किसके, OE के बराबर होगा, ये मैंने लिखवाया था। और OH बराबर होगा OL के, ये मैंने गुणधर्म लिखवाया था। PO ये रफ काम है, PO OE के बराबर और HO OL के बराबर है। ऐसा गुणधर्म लिखवाया था, वो कौन था, समद्विभाजक वाला। मैंने जो बोला था कि वो आप ये नाम में से टिक मार्क किया, मैंने जो लिख रहा है आपको वो लिख लेना, क्या कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समान रूप से 2 भागों में बांटते हैं। समान रूप से ये 2 भाग में बट गया, ये 2 भाग में बट गया। क्लियर, याद रखना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मुझे OE का मान कितना दिया हुआ है, 4 दिया है। उसी पर से मैं PO का मान भी निकाल सकता हूँ। ठीक भाई, ये दोनों बराबर है ना, क्या है, ये दोनों बराबर है। तो OP का मान कितना निकला, OP का मान कितना होगा, 4 होगा। यहाँ से बात समझ में आती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो PE होता है, PE कैसे निकलेगा, PE कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके 4 + 4 करके कितना आएगा, 8। समझ आया। तो PE का मान कितना हो गया, 8। इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे मैं कारण कह दूंगा, कारण मैं यही पे देता हूँ, क्या कि विकर्ण जो होता है, विकर्ण समद्विभाजक, बस इतना लिखूंगा। ये कारण है कि ये इस वजह से आंसर आया। PE का मान कितना निकला, 8 निकल गया। अब मैं HL का मान कैसे निकालूंगा और किस तरीके से लिखूंगा। तो HL जो होता है ये किस तरीके से होगा, H और L का मान HO और OL से आता है ना, HO + OL से आएगा। अब दोनों में से हमको एक भी नहीं दिया है, HL का मान कैसे निकलेगा, OH और OL से दोनों जोड़ने से मिलता है। हमको कोई भी मान नहीं दिया है, बट यहाँ पे हमको हिंट दिया हुआ है कि HL जो है वो PE से, HL जो है वो PE का, जो HL है वो PE से 5 अधिक है। तो PE कितना है, 8। तो HL कितना होगा, HL PE से 5 अधिक होगा, मतलब 8 में 5 और जोड़ दो। तो HL बराबर PE + 8, सॉरी PE + 5। तो PE का मान क्या होता है, 8, ये बोला था देखने के लिए, और इसका होता है 5। तो HL बराबर हो गया आपका 13। अब हमको तो निकालना OH है, HL नहीं है, OH निकालना है। तो हम OH कैसे निकलेगा, OH निकलेगा इस चीज से, OH इससे निकलेगा। क्लियर, मुझे पता है कि जो HL होता है उसमें HO + OL होता है ना, यानी कि इसको, चलो इसको बैठाता हूँ, कन्फ्यूजन होगा आपको। क्लियर, तो आप ये समझे 8 कैसे आया और ये समझे 13 कैसे आया, क्योंकि भाई HL जो है, HL PE से 5 अधिक है। तो HL PE से 5 अधिक है, तो HL PE का मान 8 निकला, इसका मान 5 निकला, और इसका निकल गया HL बराबर 13। यहाँ पे समझो, देखो जो HL है, HL इसके 2 टुकड़े हैं। कितने टुकड़े, HL के ये 2 बराबर टुकड़े हैं ना, HL के ये 2 बराबर टुकड़े हैं। क्यों, क्योंकि HL जो होता है वो, उसमें क्या होता है, OH और OL होता है, जो दोनों में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ रहे हो। तो जो HL होगा वो 2 भागों में टूटता है और 2 बराबर भागों में टूटता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जो OH है वो कैसे निकलेगा, मुझे कैसे निकलेगा, HL का आधा करने से निकलेगा, याद है। तो कैसे निकलेगा, HL कितना, 13 का कर दो आधा, तो OH निकल के आ गया। 13 का आधा होता है 6.5। क्लियर, ये हमारा आंसर निकलेगा सेंटीमीटर। कैसे निकला, हमको पता है HL जो है वो 2 बराबर भागों में टूटता है, एक ये और एक ये। क्लियर, तो ये दोनों जब बराबर भाग होंगे तो हम HL का 2 भाग कर देंगे, तो 6.5 ये होगा,
6.5 ये होगा, तो 6 और 6 हो गया 12, और 5 और 5 हो गया 10, मतलब एक कितना हो गया 13 हो गया। 6.5 और 6.5 13 के हो जाएंगे, तो इस OH का मान हो गया 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, कल करेंगे। ठीक है।